चलिए हम लोग 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके बोर्ड और कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी काम आ सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट। इनमें से कौन सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है? गोल्ड, मरकरी, नाइट्रोजन या ऑल ऑफ दिस? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोल्ड। गोल्ड क्या है? एक सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है। नाइट्रोजन तो गैस हो गया और मरकरी ये भी लिक्विड अवस्था में होता है। ओके, तो सॉलिड अवस्था में क्या हो जाएगा? हमारा सिर्फ गोल्ड रहता है, इसीलिए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सॉलिड। इनमें से कौन सॉलिड का प्रकार है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड दोनों सॉलिड स्टेट का प्रकार है। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एकदम ऑर्डरली, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में हो, और अमरफस सॉलिड इसको बोलते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलरली अरेंजमेंट हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड, सुपर कॉल्ड लिक्विड या ट्रू सॉलिड या नन ऑफ दिस? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है? डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लूकोज या ऑल ऑफ दिस? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। डायमंड, ग्रेफाइट और ग्लूकोज तीनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, वो रेगुलरली ऑर्डरली अरेंजमेंट में होता है। ओके, इसीलिए ये तीनों हो जाएगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरफस सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड या ऑल ऑफ दिस? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। अमरफस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड तीनों के नाम से जानते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अमरफस सॉलिड। इनमें से कौन अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है? ग्लास, रबर, क्वार्क ग्लास या ऑल ऑफ दिस? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ग्लास, रबर और क्वार्क ग्लास तीनों अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है। ओके, सिर्फ अगर क्वार्क रहे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, बट उसके साथ अगर गिलास आ जाए तो फिर अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक सॉलिड। इनमें से कौन आयोनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है? नॉन मेटेलिक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स या ऑल ऑफ दिस? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आयन्स। आयनिक सॉलिड किससे बना होता है? तो आयन से बना होता है, केटायन और एनायन से। जैसे NaCl, इसमें से ये केटायन हो गया और ये एनायन डिकम्पोज होने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का इलेक्ट्रिकल नेचर क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है, या कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है या नन ऑफ दिस? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंसुलेटर। ओके, आयनिक सॉलिड क्या होता है? सॉलिड अवस्था में वो इंसुलेटर में होता है, बट जब ये वाटर में डिजोल्व होता है, डिजोल्व होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं NaCl, ये कोई आयनिक सॉलिड है। ओके, जो वाटर में जैसे ही इसको वाटर में देंगे तो ये डिकम्पोज होकर के दो पार्ट में बढ़ जाएगा, Na+ और Cl-। ओके, इस तरह से केटायंस और एनायंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, इसीलिए जब मोल्टेन अवस्था में रहेगा तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, लेकिन हमें यहाँ तो आयनिक सॉलिड पूछा है, इसीलिए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंसुलेटर। ओके, आयनिक सॉलिड क्या होता है? तो इंसुलेटर होता है। मोल्टेन अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके कंडक्टर हो सकता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। इनमें से कौन आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या ऑल ऑफ दिस? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। NaCl, KCl, MgO तीनों आयन से बने हुए हैं, इसीलिए ये तीनों हो जाएगा आयनिक सॉलिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। इनमें से कौन कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है? डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्क या ऑल ऑफ दिस? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। डायमंड, ग्रेफाइट और क्वार्क
तीनों जो है कोवेलेंट सॉलिड का एक एग्जांपल है। कोवेलेंट सॉलिड मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बना हुआ होता है तो उसको कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। ओके, तो तीनों कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बना होता है, इसीलिए तीनों हो जाएगा हमारा कोवेलेंट सॉलिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोवेलेंट सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड या बोथ ए एंड बी। जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। कोवेलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड भी कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, बोथ ए एंड सी। जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इंसुलेटर। ओके, कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है तो इंसुलेटर होता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, कौन, ग्रेफाइट, जो कि कोवेलेंट सॉलिड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फॉलो करता है। गुड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का, और ये सॉफ्ट भी होता है, हार्ड ना हो करके। ओके, कोवेलेंट सॉलिड का नेचर है कि ये इंसुलेटर होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा, और हार्ड होता है, और ये दोनों का एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3D टेट्राहेड्रल, 2D हेक्सागोनल, 2D टेट्राहेड्रल या नन ऑफ दिस। जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 3D टेट्राहेड्रल। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो 3D टेट्राहेड्रल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ डायमंड। 100.9 डिग्री, 109.5 डिग्री, 90.5 डिग्री या 95 डिग्री। जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 109.5 डिग्री इनके बॉन्ड के बीच का एंगल होता है। ओके, डायमंड के बॉन्ड के बीच का एंगल होता है कितना, 109.5 डिग्री। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड। sp3, sp2 या sp या sp4। जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, sp3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। 2D हेक्सागोनल, 3D टेट्राहेड्रल, 2D टेट्राहेड्रल या नॉन ऑफ दिस। जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 2D हेक्सागोनल। ओके, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो 2D हेक्सागोनल होता है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ ग्रेफाइट। 130 डिग्री, 126 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री। जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री। ग्रेफाइट के दो बॉन्डों के बीच का एंगल कितना होता है तो 120 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट। sp3, sp2, sp या sp4। जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, sp2। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तो sp2 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट। 2700 डिग्री, 3900 डिग्री, 3600 डिग्री या 4000 डिग्री। जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 3600 डिग्री। ओके, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो 3600 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन्स या नन ऑफ दिस। जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूल्स। बस मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स का ही तो बना होगा, नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसका बना होता है तो मॉलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल गैसेस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या आयोनिक सॉलिड। जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है तो नोबेल गैस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बॉन्डेड बाय कूलम्ब्स फोर्स, लंदन फोर्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सोचिए सोचिए सोचिए, सोचने से सब कुछ होता है। जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, लंदन फोर्स। देखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मतलब कोई इसमें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल तो होगा नहीं कि कूलम्ब फोर्स लग जाएगा, कूलम्ब फोर्स अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, इसीलिए इसमें एक लंदन फोर्स कार्य किया जाता है। लंदन फोर्स के थ्रू इसको जोड़ा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को लंदन फोर्स के थ्रू जोड़ के रखा जाता है। इसका मतलब ये काफ़ी वीक होता है, लंदन फोर्स बहुत वीक होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया है कि इनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स किसका है तो हो जाएगा हमारा वो लंदन फोर्स, बहुत वीक होता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एज बॉन्ड HF, NH3, HCl या H2O।
सोचिए, देखिए और इसका करेक्ट आंसर चैट में लिखिए। जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा HCl। देखिए इसका एक आप लोग फकरा याद कर सकते हैं, FON। ओके, हाइड्रोजन उसी के साथ बनाएगा बॉन्ड जिसके बाद होगा फॉन फॉन फॉन, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यही तीनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मेटेलिक सॉलिड? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या ऑल ऑफ दिस? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तीनों मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल नेचर ऑफ मेटेलिक सॉलिड? हार्ड, मेलेबल, डक्टेबल या ऑल ऑफ दिस? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। हार्ड, मेलेबल और डक्टेबल तीनों नेचर होता है मेटेलिक सॉलिड में। ओके, ये हार्ड भी होता है, मेलेबल मतलब चमकीला भी होता है, डक्टेबल मतलब तन्यता भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लेटिस स्पाइन इन फेस सेंटर यूनिट सेल? 9, 10, 12 या 14? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 14। ओके, कितने लेटिस स्पाइन होते हैं? तो 14। लेटिस स्पाइन उसको बोलते हैं जहाँ जहाँ एटम्स होते हैं। तो फेस सेंटर में कहाँ कहाँ एटम्स होते हैं? कॉर्नर्स में, और प्रत्येक फेस के सेंटर्स में तो कितने कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब में? तो 8 कॉर्नर में हो जाएगा। ठीक, ये 8 कॉर्नर हो गया, 8 कॉर्नर में हो गया एटम्स। बाकी 6 फेसेस में देख लीजिए, 6 फेसेस में होते हैं एटम्स। तो कितने हो गए? 8, 6, 14, इसीलिए 14 लेटिस स्पाइन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसी तरह का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लेटिस स्पाइन इन बडी सेंटर यूनिट सेल? 8, 14, 9 या 10? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9। देखिए बडी सेंटर बोला है, बडी सेंटर बोला है मतलब 8 कॉर्नर में होगा और एक बडी के सेंटर में होगा। तो कितने हो गए? 9 लेटिस स्पाइन। ओके, 9 जगह ही एटम रह सकते हैं बडी सेंटर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच कॉर्नर एटम्स हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश पर यूनिट सेल? 1/4, 1/8, 1/2 या 1? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो प्रत्येक कॉर्नर्स में एटम्स होते हैं, तो उस एक एटम उस क्यूबिक यूनिट सेल में कितना इन्वॉल्व लेते हैं, कितना भाग लेते हैं, तो वही पूछ रहा है। जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा 1/8। ओके, प्रत्येक कॉर्नर एटम 1/8 भाग ही अपना इन्वॉल्व करता है क्यूबिक यूनिट सेल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विथ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? 4, 1, 2 या 3? चलिए फटाफट निकालिए आप लोग इसको। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स एसोसिएटेड होते हैं? आप लोग निकाल सकते हैं, चलिए फटाफट निकालिए इसका। जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 1। देखिए इसमें क्या है कि प्रत्येक कॉर्नर में एक एक एटम होता है। ओके, प्रत्येक कॉर्नर में तो कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर्स होते हैं, और एक कॉर्नर के एटम कितने इन्वॉल्व होते हैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? तो 1/8 भाग ही उसका इन्वॉल्व होता है। ओके, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8, 8 × 1/8, इसीलिए कट करके क्या हो जाएगा? 1। ओके, इसीलिए 1 हो जाएगा, 1 एटम, मतलब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम ही इन्वॉल्व होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ एसोसिएटेड एटम विथ बडी सेंटर यूनिट सेल? बडी सेंटर का आप यहाँ पूछ रहा है, 1, 4, 3 या 2? जी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 2। ओके, देखिए बडी सेंटर में होता क्या है कि प्रत्येक कॉर्नर्स में एक एक एटम होते हैं। तो कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, और एक कॉर्नर के एटम्स कितने इन्वॉल्व होते हैं? तो 1/8, इसीलिए ये कट जाएगा। कॉर्नर्स में कितने एटम हो गए? 1। और एक एटम बडी के सेंटर में होता है, और जो बडी के सेंटर में एटम होता है वो उसका पूरा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उसका पूरा कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, इसीलिए 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2। ओके, एक बडी सेंटर यूनिट सेल में पूरे 2 एटम एसोसिएटेड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 1D क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स? 5, 3, 2 या 1? जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2। देखिए ये 1D स्फीयर्स का क्लोज पैकिंग है। देखिए ये बीच का एटम्स कितने बगल के 2 एटम से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग? 4, 3, 2 या 1? जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 4। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं? तो 4। देखिए ये बीच का स्फीयर्स अदर कितने स्फीयर से कनेक्टेड है? तो 1, 2, 3, 4, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या एरिया?
जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेशर। आप लोग सेंस लगाइए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो और भी स्फेयर्स नज़दीक आ जाएंगे, स्फेयर से नज़दीक आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछे तो हो जाएगा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्फेयर्स और भी दूर दूर हट जाएंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन होता है हम लोग का समाप्त। तब तक के लिए आप लोग बोर्ड की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।